स्वागत है आप सभी का। हम सेंस ऑर्गन देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं हमारे दूसरे सेंस ऑर्गन का, दैट इज ईयर। तो ईयर के पार्ट टू से पहले हम देखेंगे कि हमने क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरह से हमारा जो ईयर होता है, कान का अंदरूनी हिस्सा, वो तीन हिस्से में डिवाइड होता है। आउटर ईयर, जिसमें मेनली आता है ऑरिकल और एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, और उसके बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। दूसरा हिस्सा होता है मिडल ईयर, जिसमें मेनली तो हमारे ईयर या फिर ऑडिटरी ऑसिकल होते हैं, तो सुनने में मदद करने वाले बोन्स, जिसको स्टेपस, इंकस और मैलियस कहा जाता है। या और लास्ट में होती है फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब, जिसको यूस्टेचियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो ये ट्यूब, इसका भी हम फंक्शन देखने वाले इस पार्ट में, कि क्या इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, ये हम देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट का जो हिस्सा है, यहाँ पर आकर हमने जो लास्ट का जो पार्ट है वो हमारा ख़त्म कर दिया था। तो एक्सटर्नल ईयर ख़त्म हो चुका था, मिडल ईयर, और उसके बाद इंटरनल ईयर के पास हम थे। तो हम यहाँ पर हम देख रहे थे कि उसको लैब्रिंथ कहा जाता है। तो लैब्रिंथ का फंक्शन क्या है या इंटरनल ईयर का फंक्शन क्या है, तो दो मेन फंक्शन होते हैं, हियरिंग एंड बैलेंस। तो यहाँ पर देखेंगे हियरिंग में कौन मदद करता है, तो ये जो कॉकलिया है ये मदद करता है हियरिंग में। तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑरिकल है, ये ऑरिकल साउंड को कलेक्ट करता है, जो एक्सटर्नल ईयर है साउंड को कलेक्ट करता है, और उसके अंदर आने के बाद इस तरह से इस ट्यूब से साउंड ट्रैवल करता है। तो जब भी साउंड ट्रैवल करेगा तो उसमें उसके साथ कुछ डस्ट वगैरह होगा, तो डस्ट वगैरह यहीं पर ही रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कोई एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, वैक्स लाइक सब्सटेंस यहाँ पर सिक्रेट होता है, जिसको सेरुमिन कहा जाता है। उसके साथ यहाँ पर हेयर्स भी होते हैं, वो हेयर्स भी उसको बाहर ढकलने का काम करते हैं। तो यहाँ से सिर्फ आवाज़ अंदर जा सकती है। तो आवाज़ आती है इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन उस आवाज़ को कलेक्ट करने के बाद वो आवाज़ मिडल ईयर में जाती है, और ये जो आवाज़ है वो आवाज़ इस बोन्स के ऊपर बम्बार्ड होती है। तो बम्बार्ड होने के बाद उस वो जो बोन्स है, वो बोन्स हिलने लगते हैं, स्लाइटली मूव होते हैं, हिलते मतलब ज़्यादा नहीं हिलते, स्लाइटली मूव होते हैं। और मूव होने के बाद एक दूसरे के आ, साथ टकराने के बाद वो जो आवाज़ है, जो भी आवाज़ यहाँ तक पहुँची थी, वो आवाज़ दो गुना या फिर मल्टीप्लाई हो जाती है। जितनी भी आवाज़ यहाँ पर आ जाएगी उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आवाज़ की इंटेंसिटी बढ़ाने का मेनली काम होता है इस मिडल ईयर का। उसके बाद जो भी आवाज़ है वो यहाँ पर इस स्नेल लाइक स्ट्रक्चर में घुस जाती है, जिसको कॉक्लिया कहा जाता है। इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको एंडोलिम्फ कहा जाता है। एंडो मतलब इनसाइड, लिम्फ मतलब लिक्विड, LYMPH, लिम्फ मतलब लिक्विड। तो जब कभी भी यहाँ से वो आवाज़ गुजरेगी इस तरह से, तो आवाज़ गुजरने के बाद जैसे शंख होता है, शंख में से हम थोड़ी सी आवाज़ अंदर डालते हैं और बड़ी आवाज़ बाहर निकलती है। उसी तरह से यहाँ पर थोड़ी सी भी आवाज़ अगर होगी, लेकिन जहाँ इस लिक्विड से जब भी वो आवाज़ गुजरेगी तो वो आवाज़ बड़ी हो जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो जो लिक्विड होता है वो लिक्विड वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और वो वाइब्रेशन, उसी को हम साउंड वेव्स कहते हैं। और वो जो वेव्स है, वेव्स का यहाँ पर कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में या करंट में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे सेंस ऑर्गन इसी मैकेनिज्म के ऊपर काम करते हैं, जो भी उनका सेंस है उस सेंस को फाइनली करंट में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। और करंट में कन्वर्ट करने के बाद एक वायरिंग होती है, एक वायर होता है जिसको कहते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वो वायर उस करंट को ले जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन के पास ले जाने के बाद वहाँ पर उसका एनालिसिस होता है कि वो आवाज़ किस चीज़ की है, अच्छी है, बुरी है। जो भी आवाज़ है उसका एनालिसिस होता है, और फिर हम उसे सुन सकते हैं। सो दिस वाज इन शॉर्ट मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। यहाँ पर ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, इसका हियरिंग में तो इतना यूज़ नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में बहुत ही यूज़फुल होता है। तो दोनों ईयर के जो भी दो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये एंटीना की तरह काम करते हैं, और हमें 3D इमेज बनाने में या फिर आवाज़ किस दिशा से आ रही है, हमारे बॉडी का बैलेंस वगैरह, ये सब मेंटेन करने में ये सेमी सर्कुलर कैनाल हमें मदद करती है। तो वही हम देख रहे थे कि इंटरनल ईयर क्या करता है, तो इट हेल्प्स इन हियरिंग एंड बैलेंस।
दो इट इज डिस्क्राइब इन टू पार्ट्स, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब ये क्या है बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, तो फिर से वापस आते हैं। तो इसका ऊपर का जो पार्ट होता है कॉक्लिया का वो हार्ड होता है, बोन लाइक होता है, तो ऊपर के पार्ट को कहते हैं बोनी लैब्रिंथ। लेकिन अंदर का जो हिस्सा होता है वो हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है, और उसी को कहते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। तो ये जो इंटरनल ईयर है उसका आउटर हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है, उसको बोनी लैब्रिंथ कहा जाता है, और जो अंदर का हिस्सा होता है उसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कहा जाता है। तो लैब्रिंथ हम देख चुके, बुलबुलैया जैसा स्ट्रक्चर जिसको लैब्रिंथ कहा जाता है, उसमें से भी बाहर का हार्ड होता है इसलिए उसको बोनी लैब्रिंथ कहते हैं, अंदर का सॉफ्ट होता है इसलिए उसको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कहते हैं। तीन रीजन में डिवाइड होता है जो भी मैंने आपको बताया, वेस्टिब्यूल, यहाँ का जो भी पार्ट है फिर से हमें जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर वेस्टिब्यूल होता है, और दूसरा पार्ट है कॉक्लिया, एंड तीसरा सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, वेस्टिब्यूल क्या है, इट इज एक्सपांडेड पार्ट नियरेस्ट मिडल ईयर के साथ जुड़ा हुआ पार्ट होता है। आप पीछे जाकर डायग्राम देख सकते हैं। द ओवल एंड राउंड विंडोज आर लोकेटेड इन इट्स लैटरल वॉल। तो यहाँ पर एक विंडोज होती है, खिड़की लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से आवाज उसके अंदर या इंटरनल ईयर के अंदर घुस जाती है, तो उसी को विंडोज कहा जाता है, ओवल एंड राउंड विंडोज। The semicircular canals, these are three tubes arranged so that one is situated in each of the three planes of space. तो ये टेक्निकल लैंग्वेज है, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो तीनों की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो हर एक हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसी को हम सेमी सर्कुलर कैनाल कहते हैं। तो आदमी की पोजीशन कुछ भी हो, वो तीनों ट्यूब की पोजीशन एक जैसी होगी, और उसी से वो हमारा बैलेंस मेंटेन करने में मदद करेंगे। लास्टली उसका तीसरा पार्ट होता है उसमें कॉक्लिया। दिस इज सिमिलर टू स्नेल्स शेल। स्नेल जो होती है, जो समुद्र में पाई जाती है स्नेल, तो स्नेल के ऊपर का जो भी कवरिंग होता है जिसको स्नेल शेल कहा जाता है, उसी की तरह वो दिखता है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के पास जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग बताने वाला था कि ये जो पार्ट है ट्यूब, फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब, उसकी क्या ज़रूरत है। ये जो ट्यूब खुलती है हमारे मुंह के अंदर, तो ओरल कैविटी में खुल जाती है, तो उसकी क्या ज़रूरत है। तो ये मेनली क्या काम करती है, तो आप समझ लो यहाँ से अंदर से एक हवा आ रही है, तो यहाँ पर सिर्फ आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ से अंदर से हवा भी आएगी। तो ज़ोर से अगर हवा आती है तो हवा आने के बाद ये जो जोर की हवा यहाँ से घुस जाएगी, तो इस जो यहाँ पर कान का पर्दा है वो कान का पर्दा फट सकता है। जोर की अगर हवा अंदर आ गई तो कान का पर्दा फट सकता है। तो यहाँ पर ये कान का पर्दा नहीं फटना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, जितनी हवा बाहर से, मतलब हवा का प्रेशर जितना भी बाहर से, उतना ही प्रेशर अंदर से भी चाहिए, उतना ही प्रेशर बैक साइड से भी चाहिए। अगर यहाँ पर ये पूर्ण क्लोज सिस्टम होती तो यहाँ पर कुछ हवा भी नहीं होती, ये पूरा एम्प्टी होता, यहाँ पर हवा ही नहीं होती, और बाहर से हवा आने के बाद ये कान का पर्दा फट जाता और हवा यहाँ पर घुस जाती। लेकिन क्योंकि ये ओरल कैविटी, यहाँ पर समझ लो हमारा मुंह है, यहाँ पर हमारा माउथ है, तो माउथ से हवा अंदर जाएगी, और ये अंदर जाने के बाद माउथ से इस तरह से जाएगी यहाँ पर ये मिडल ईयर में। तो मिडल ईयर में भी हवा प्रेजेंट होती है, और ये हवा कहाँ से आती है, फ्रॉम फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब। तो यहाँ से भी हवा आ जाएगी और यहाँ पर वो प्रेशर क्रिएट करेगी। तो जितना प्रेशर बाहर से होगा उतना ही प्रेशर अंदर से होगा, और ये जो पर्दा है कान का पर्दा वैसे ही अपने जगह पर रहेगा, ना एक पर्दा इधर से फटेगा ना पर्दा इधर से फटेगा। तो इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे कान के पर्दे को, मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को बचाने के लिए। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि जैसे हमने देखा कि यहाँ से हवा आती है तो हवा से जो भी बैक्टीरिया आएंगे, तो यहाँ पर बैक्टीरिया को अड़ाने वाला बहुत ही एक अच्छा मैकेनिज्म है सेरुमिन का। यहाँ पर वैक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को अड़ाता है। लेकिन जो माउथ से बैक्टीरिया अंदर आते हैं तो वो डायरेक्टली मिडल ईयर में जाते हैं, और उनको रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। तो मेनली मिडल ईयर में जो हमारे ईयर के जो भी इन्फेक्शन है, तो ईयर के इन्फेक्शन किसकी वजह से होते हैं, तो थ्रू
एंट्री फ्रॉम माउथ, तो माउथ से ही बैक्टीरिया एंट्री करते हैं मिडल ईयर में, और वही से कान का इन्फेक्शन मेनली होता है। तो कान में पस हो जाना, छोटे बच्चों में जनरली ज़्यादा होता है, तो कान से पस बाहर आ जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब या मेम्ब्रेन यूस्टेशियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, इंटरेस्टिंग उसका एक फंक्शन होता है। ओके, तो हम लास्ट पार्ट के तरफ जाएंगे। यहाँ पर अभी हमारा जो लास्ट पार्ट है एकदम शॉर्ट में देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है शॉर्ट में, वही पर हम फिर से एक बार देखने वाले। द पिन्ना ऑफ ईयर, पिन्ना मैंने आपको बताया जो बाहर का आउटर पार्ट है हमारा कान का, जिसको पिन्ना कहा जाता है। तो पिन्ना ऑफ ईयर डायरेक्ट्स द साउंड वेव्स टुवर्ड्स एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स। तो सबसे पहले जो पिन्ना होगा, तो पिन्ना पूरे जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा। कहाँ पर डायरेक्शन देगा, तो उसको डायरेक्शन देगा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स की तरफ। दिस प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कान का पर्दा है वहां पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे, तो एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स से वाइब्रेशन जाएंगे यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास। दिस वाइब्रेशन आर कैरिड टू ऑडिटरी ऑसिकल। उसके बाद वो जो वाइब्रेशन है ऑडिटरी ऑसिकल के पास जाएंगे, विच आर देन मल्टीप्लाइड। तो वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एक दूसरे के ऊपर वो बम्बार्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ बम्बार्ड होने के बाद ऑडिटरी ऑसिकल उसको, उस आवाज को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, दिस स्टिमुलेट्स द ऑडिटरी रिसेप्टर इन कॉक्लिया। उसके बाद जो भी आवाज है वो आवाज एंटर करेगी या वाइब्रेशन एंटर करेंगे इंटरनल ईयर में। तीसरा जो लास्ट हिस्सा है हमारा इंटरनल ईयर, उसमें एंटर करेंगे, और वहां पर होते हैं कुछ ऑडिटरी रिसेप्टर्स। तो हमने देखा था कि आंख में भी ऐसे ही रिसेप्टर होते हैं हमारे आईज में, जिसको फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाले। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रिसेप्टर है रिसीव करने वाले, लेकिन उसका सिर्फ नाम चेंज है, नाम अलग है। उसको कहते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर। ऑडिटरी मतलब आवाज को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स। तो जो भी आवाज को रिसीव करने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे कान के अंदर, मेनली तो कॉकलिया में। इन कॉकलिया जो मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन है सुनने में, तो वहां पर जो भी ऑडिटरी रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और कन्वर्ट करते हैं। वो ऑडिटरी रिसेप्टर कन्वर्ट करते हैं, क्या कन्वर्ट करते हैं, वाइब्रेशन टू नर्व इम्पल्स। तो वहीं पर कॉकलिया में कन्वर्जन होता है वाइब्रेशन का नर्व इम्पल्स में। तो हमने आई के केस में देखा था कि वहां पर जो भी लाइट है, लाइट का कन्वर्जन होता था नर्व इम्पल्स में। यहाँ पर वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन का कन्वर्जन हो रहा है नर्व इम्पल्स में। सो दिस इज लास्ट स्टेप। उसके बाद जो भी नर्व इम्पल्स है, जिसको करंट भी कहा जाता है, दिस करंट इज कैरिड टू ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व। तो उस नर्व को ऑडिटरी नर्व भी कहा जाता है, दूसरा नाम है उसका ऑडिटरी नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, या फिर उसको सुनने वाली, सुनने में मदद करती है, इसलिए उसको ऑडिटरी नर्व भी कहा जाता है। सो दिस वाज अबाउट मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इसमें, स्किन, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो अब अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके पास मेरा ईमेल आईडी भी है, उसमें भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर मुझसे पूछिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसलिए आप सभी का धन्यवाद।